शिवाजी मोरे खाने का डब्बे ले आता। शिवाजी मुझे भाई की तरह लगता। गांव की खबरें सुनाता। किन में झगड़े हो रहे हैं, कौन मर गया है, किसके यहाँ प्रसूति हुई है, मजदूरी मिली है या नहीं, घर का संदेश, कई बातें मालूम हो जाती। उस दिन शिवाजी ने कहा, बाला की पत्नी भाग गई है। मुझे बड़ा बुरा लगा। बाला की पत्नी मुंबई की थी। बाला मुंबई गया था कुछ कमाने धमाने की इच्छा से और वहीं शादी कर आया। वास्तव में बाला ने अपनी पत्नी को फंसाया था। उसकी पत्नी मराठा जाति की थी जबकि बाला महार अछूत, पर उसने अपनी जाति छिपाई थी। मैं मराठा हूँ, गांव में मेरी ज़मीन और कोठी है आदि झूठी बातें कहकर उसने उसे फंसाया था। शादी करके गांव लौटते समय अंदापा के गन्ने के खेत की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, यह मेरी खेती है और गन्ना भी। मारवाड़ी की बैलगाड़ी को अपनी बतलाते हुए उसने कहा, यह मेरी बैलगाड़ी, और अंत में उसे झोपड़े में लाकर खड़ा कर दिया। झोपड़े में वह जैसे ही आई रोने लगी, बाला को गालियां देने लगी, पर बस्ती की औरतों ने बाला की इस स्त्री को धमकी दी। फिर वह चुपचाप जीने लगी। बाला के माँ बाप बहू बेटे को झोंपड़ी में छोड़ बाहर सोने जाते। एक दिन तड़के ही उठकर बाला की पत्नी शौच के लिए गई। बालिया घर में ही सोया था आराम से सूर्य की किरणें निकलने तक। माँ ने उसे जगाया, तब उसे पता लगा कि पत्नी पास में नहीं है। फिर क्या था, बाला की पत्नी मिली नहीं। घर के पिछवाड़े में मिला वह लोटा जो वह ले गई थी शौच के लिए। हॉस्टल में सभी दलित छात्र, हॉस्टल छावनी की तरह लगता। मेरे भीतर एक प्रचंड संघर्ष आकार धारण कर रहा था। मैंने नमस्कार करना छोड़ दिया, जय भीम कहने लगा। अंबेडकर कहना मैंने छोड़ दिया, बाबा साहब कहने लगा। मेरी तरुणाई को एक नया अर्थ प्राप्त होने लगा। शरीर भर का पूरा रक्त लावा की तरह उबल रहा था। विचार अराजकता और विध्वंस में बदल रहे थे। बाबा साहब की प्रतिमा देखता तो लगता कि 7 जन्म की माँ से भेंट हो गई है। अन्याय अत्याचारों के समाचारों से जल रहा था, बेचैन हो रहा था। मेरी एक मुंह बोली बहन थी, उसका नाम था सुमन। गल्ले की दुकान पर काम करने जाती, पति ठेला खींचता, 2 बच्चे थे। सुमन नाक नक्शे से आकर्षक थी। उसके कई लफड़े थे। पति एकदम भोला भाला, वह किसी पुरुष के साथ भाग जाती। मैं समझा बुझाकर वापस ले आता। एक बार वह किसी होटल के नौकर के साथ भाग गई, दूसरी बार किसी और के साथ। 5-6 महीने बाद पति के यहाँ वापस आती। एक बार एक ट्रक ड्राइवर उसे ले गया। दोनों बच्चों को ठेले पर बैठाकर पति ठेला खींचता। मुझे देखकर रुक जाता, नमस्कार करता। बच्चे मुझे मामा मामा कहते। उनकी नन्ही हथेलियों पर रखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। इन बच्चों के माथे पर षष्ठी देवी ने पता नहीं क्या लिख रखा था। क्या इनका भविष्य कोई पढ़ सकता है? बचपन में मैंने सुना था कि जन्म के 5वें दिन षष्ठी देवी आकर नवजात शिशु के माथे पर उसका भविष्य लिख जाती है। माथे पर की चमड़ी हटा देने से क्या वे अक्षर दिखाई देंगे, अथवा यह सब कुछ झूठ है? चंदिया और मैं सोनू के घर जाते। सोनू यानी चंदिया की नानी, झाड़ू वाली। वह रोटियां लाकर देती। उसके घर में रोटियों से भरी टोकरी होती। कई दिनों के टुकड़े, सूखे, फफूंद से भरे हुए, दुर्गंध भरे। वह कहती, खाना खाओ। टुकड़ों की टोकरी हमारे सम्मुख रखती। हम भूखे होते, मैं और चंदिया खाते। टुकड़ों पर आई फफूंद को रूमाल से पोंछते और खाते। सोनू नानी के पड़ोस में जनाबाई नामक झाड़ू वाली थी। हम सोनू के घर पहुंचते तो उससे बातें करते। गपशप होती शादी, नौकरी आदि विषयों पर। मैं अक्सर कहता, मैं दहेज नहीं लूँगा, अंतर्जातीय विवाह करूँगा। जनाबाई की बहन की एक बिन ब्याही लड़की थी। जनाबाई को मैं पसंद आ गया। उसने अपनी भांजी को मुझे बताने का निर्णय ले लिया। उस दिन दोपहर को एक मित्र के कपड़े पहनकर मैं गया। साथ में चंदिया भी था। मुझे खुशी हुई। होने वाली पत्नी के दर्शन की अपेक्षा थी।
जनाबाई अपनी बहन की लड़की को लेकर आने वाली थी। मैं और चंदिया जब गए तब जनाबाई झाड़ू बना रही थी। सोनू नानी नहीं थी। सोनू का लड़का चंदिया का चाचा था। वह शराब पिए बैठा था। हम उसके पास जाकर बैठ गए। चंदिया अपने काका से गपशप करने लगा। दारू की दुर्गंध आ रही थी। सोनू आई। चंदिया ने जैसे ही जनाबाई से पूछा कि लड़की क्यों नहीं आई तो वह गुस्से से कहने लगी, हम खानदानी लोग हैं, हमारा खानदान बारहमासी है, हमें खानदानी लड़का ही चाहिए, हमें ऐसे वैसे लड़के नहीं चाहिए। लड़का ठीक है तो क्या हुआ, पर है तो अक्करमाशी। मैं अक्करमाशी हूँ, मैं अक्करमाशी हूँ। इसका पता उन्हें लग चुका था। जनाबाई की बातें कलेजे को छेद रही थी, मानो भरे चौक में किसी ने चाबुक ही मार दिया हो। वहीं चंदिया का चाचा मयापा बैठा था। उसे सब पता चल गया। उसने जनाबाई से कहा, हमारे बौद्ध धर्म में अक्करमाशी बारहमासी नहीं है, मैं दूंगा इन्हें अपनी लड़की। मयापा के वे शब्द मुझे संबोधि प्राप्त बुद्ध के शब्दों से भी अधिक सार्थक और मूल्यवान लगे। उस दिन शिवाजी मोरे मुझे बुलाने आया। कुछ खास व्यक्तिगत संदेशा होता तो शिवाजी मुझे अलग ले जाता। शिवाजी मेरे लिए पत्रकार ही था। मेरा संदेश घर पहुंचाता, घर का संदेश मुझे पहुंचाता। हम सब भगवान की तरह शिवाजी की प्रतीक्षा करते। शिवाजी की साइकिल की घंटी सुनाई देती तो हमारी बेचैनी कम हो जाती। उस दिन शिवाजी मुझे अलग ले जाकर धीरे से कहने लगा, पटेल के चंदू के साथ नागी की शादी हो गई है। तुलजापुर जाकर वे शादी कर आए हैं। मैं चिंतामग्न हुआ। ठीक हुआ, पर यह शादी क्या स्थायी है? भविष्य में नागी का क्या होगा? क्या दोनों सुख से रह सकेंगे? इस शादी को लेकर गांव में कैसी प्रतिक्रियाएं हुई होंगी? अगले सप्ताह संतामाई मुझसे मिलने आई। नागी की शादी को लेकर वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं गांव न पहुंचूं इसीलिए वह आई थी। संतामाई बूढ़ी स्त्री, हमेशा तंबाकू खाने वाली, साड़ी चोली हमेशा फटी हुई। संतामाई को हॉस्टल के कमरे में कैसे ले जाऊं? संतामाई अगर गोरी बेहतरीन कपड़ों में होती तो मैं कमरे पर ले जाता। मुझे संतामाई से लाज आ रही थी। सामने से जब कॉलेज के दोस्त दिखते तो मैं संतामाई से दूरी रखकर चलता, जैसे कि यह दरिद्र स्त्री मेरी कोई लगती ही न हो। संतामाई मुझसे पूछताछ कर रही थी। मैं बोल नहीं रहा था। संतामाई यदि थाली होती तो मैं उन्हें अपने भीतर छिपा लेता। संतामाई को मैं कलावती बुआ के घर ले गया। कलावती बुआ यानी निवृत्ति मामा की पत्नी। हम जब भी उनके यहाँ जाते हंसकर स्वागत करती। हमसे वह कभी ऊबती नहीं थी। कलावती बुआ के कुल 7 लड़कियाँ थीं। लड़का नहीं हुआ, इसलिए बुआ मामा दोनों नाराज रहते। संतामाई बुआ के घर एक दिन रहकर चली गई। दूसरे दिन मैं बुआ के घर गया। बुआ अपनी लड़कियों को दहलीज पर लिए बैठी थी। मैं भी उनमें घुल मिल गया। बुआ ने मुझे कभी पराया नहीं समझा। सुमन खेल रही थी। उसने बुआ से पूछा, माँ, संतामाई मुसलमान हैं क्या? उसका प्रश्न ठीक ही था, क्योंकि संतामाई माथे पर बिंदी नहीं लगाती थी। पर बुआ को सुमन पर गुस्सा आया। संतामाई को मुसलमान कहने का अर्थ दादा के साथ उनके संबंधों की चर्चा करना। बुआ ने सुमन को पीटा। इसमें सुमन की क्या गलती थी? आरक्षण की सुविधाएं बंद होने वाली हैं, ऐसी अफवाहें सुनकर मैं घबराता। आरक्षण रद्द करना है तो फिर हमें दलित स्थान मिल जाना चाहिए। आरक्षण की सुविधाएं हैं इसलिए तो मुझ जैसे लोग पढ़ पा रहे हैं। इस उम्र में जानवरों की रखवाली करना और माँ बाप की जिम्मेदारियों में हाथ बटाना ज़रूरी होता है। पर मैं उस समय कॉलेज में पढ़ रहा था। दादा और संतामाई रात दिन मेहनत मजदूरी कर रहे थे। किताब के प्रत्येक पन्ने पर उनके श्रम, भूख और आशा को मैं देखता। संतामाई का जोगवा और दादा की हमाली को भूल नहीं पा रहा था। गांव में किसी ने माँ बहनों से छेड़खानी की है, यह सुनकर अध्ययन में मन नहीं लगता। इच्छा होती कि कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दूं और फावड़ा लेकर निकलूं, दादा और संतामाई की सहायता करूं। 1978 में गांव की दलित बस्ती से जब हम दोनों ग्रेजुएट हो गए, तब हमारी उम्र के लड़के खेतीहर मजदूर के रूप में काम कर रहे थे।
आरक्षण के विरोध में नारा लगाने वालों से यह प्रार्थना है कि वे पहले जातीयता को खत्म कर दें। वे खुद अछूत का जीवन जिएं, गांव के बाहर आकर झुग्गियों में रह लें, शराबी पिता के पैरों के निकट भूख से छटपटाते हुए अध्ययन करें और तब यह शिकायत न करें कि अन्याय हो रहा है। सवाल यह है कि मनुष्य के रूप में हमें स्वीकार क्यों नहीं किया जाता। इसी कारण तो सवर्ण हमें शत्रु लगते हैं। लड़के मुझे अरे अबे कहकर संबोधित करते हैं और मैं उन्हें आप कहता हूँ। मेरी जिह्वा के आसपास मनु के अगणित कानून चिपकाए गए हैं। पत्नी को पीटने वाला हाथ अलबत्ता यहाँ कमज़ोर पड़ जाता है। गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं गांव आता तो बहुत ऊब जाता। झोंपड़ी के आसपास की गंदगी असह्य हो जाती। ऊसर गांव में मन नहीं लगता। मैं उदास हो जाता। कभी कभार शराब पीने जाता। नागी चंदू अब वैवाहिक जीवन जी रहे थे। चंदू के पिता ने उसे घर से बाहर कर दिया था। चंदू हमारे ही घर पर रह रहा था। खाना अलबत्ता वह अपने घर जाकर खा लेता। नागी के लिए 2-4 रोटियां चुरा कर ले आता। नागी गर्भवती थी। निर्मी 5-6 महीने में बड़ी हो जाएगी। उसके विवाह का भी प्रश्न था। संतामाएँ मेरे विवाह के लिए आग्रह कर रही थीं। मैं जब सोलापुर के लिए निकलता तब संतामाई की आंखें भर आती। मेरे लिए तेल चुपड़ी चपातियाँ बनाती। दादा हमाली के पैसे बचाकर मुझे जेब खर्च के लिए देते। निर्मी वनी बस में घुसकर जगह घेर लेती। मैं खिड़की के पास बैठता। संतामाए मसामा खिड़की के पास ही बाहर खड़ी होती। बस में भीड़ होती। दादा ऊपर सामान चढ़ाते। कंडक्टर टिकट देता। संतामाई मुझे वास्तविकता का एहसास दिलाती। शराब का ग्राहक पहुंचा है, इसलिए मसामा निकल जाती। दादा नामपट बदलते, पानी डालते, हमाली के पैसे मांगने बस में आते। मेरे पास आकर रुक जाते। नीचे उतरो, समय हो गया है, कंडक्टर चिल्लाता। दादा मुझे विदाई देते, कहते हमारी फिक्र मत किया कर, अध्ययन कर, किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बस के यात्री मेरी तथा दादा की ओर देखते रहते। मुझे शर्म आती। हमाल के नाती के रूप में लोग मुझे पहचानते। कंडक्टर जल्दी सीटी दे दे, बस निकले ऐसा लगता। फटेहाल अवस्था में खड़ी संतामाएँ निर्मी वनी बस के हिलने की प्रतीक्षा में होती। अवरुद्ध कंठ के कारण आंखें भर आती। कंडक्टर सीटी देता, बस निकलती। दादा संतामाए निर्मी और वनी के हिलने वाले हाथ बहुत देर तक मेरा पीछा करते रहते।